नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। लगातार आपका रिस्पांस हमें अच्छा मिल रहा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार हमसे इसी प्रकार जुड़े रहिए। हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ग्रुप में, ताकि जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, कक्षा 12 में हुए हैं, कक्षा 10 में हुए हैं या रीट एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। ठीक है। और आपके जैसे कहे अनुसार हम आप जैसे बोलते हो उसी प्रकार आपके लिए हम वीडियो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो लगातार जुड़े रहिए और इसका पूरा फ़ायदा आप उठाइए। चलिए हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के एक नए टॉपिक पर बढ़ते हैं आगे की ओर। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने ओमीय युक्ति और अनओमीय युक्तियों के बारे में पढ़ा था। ठीक है। ओमीय युक्तियां क्या थी? जिनमें ओम के नियम की पालना होती है, या दूसरे शब्दों में कहूं तो आप ऐसे कह सकते हो कि वे युक्तियां जिनमें वोल्टेज और धारा के बीच में जो ग्राफ है वो सीधी रेखा प्राप्त होती है। इसके अलावा अनओमीय युक्तियों की बात आई थी तो अनओमीय युक्तियों में आपने ये पढ़ा था कि वे डिवाइस जिनमें ओम के नियम की पालना नहीं होती और वोल्टेज और धारा के बीच में ग्राफ मूल बिंदु से गुजरती हुई सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती, अनओमीय युक्तियां कहलाती है, जिसे हम ओम के नियम का अपवाद भी कह सकते हैं उन युक्तियों को। या एक शब्द और भी देखने को मिल सकता है, ये ओम के नियम की सीमाएं भी होती है। ठीक है। बाउंडेशन होगी ना ओम के नियम की, कि ओम का नियम जिसमें ग्राफ अगर सीधी रेखा आ रहा है वहां तक तो लागू होगा, अदरवाइज ओम का नियम लागू नहीं होगा। अगर सीधी रेखा प्राप्त नहीं हो रही है, वोल्टेज और धारा के बीच में जो ग्राफ है वो अगर सीधी रेखा प्राप्त नहीं हो रही है तो ओम का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है। अब देखो, उसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को बताए थे कि जैसे अर्धचालक डायोड है, अर्धचालक डायोड में भी वोल्टेज और धारा के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जिसे टॉर्च के बल्ब का कह सकते हो, विद्युत बल्ब का कह सकते हो, उस फिलामेंट में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। और विद्युत अपघटनी जो द्रव्य होते हैं उनमें भी आपको ऐसा ही देखने को मिलता है कि वोल्टेज और धारा के बीच में ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती। तो ये सभी उदाहरण ओम के नियम के अपवाद में कहे जाएंगे। ठीक है। अब मैं आज आप लोगों को जिस टॉपिक के बारे में बताना जा रहा हूं वो टॉपिक है प्रतिरोध। देखो, ओम का नियम हमने पढ़ा तो ओम के नियम में ये रिजल्ट निकला, V बराबर RI। ठीक है। यहां R एक समानुपाती नियतांक था, दिखाई दे रहा है आपको। R एक समानुपाती नियतांक था। इस नियतांक को हमने पदार्थ का प्रतिरोध नाम दिया। ठीक है। इस नियतांक को ही हमने पदार्थ का प्रतिरोध नाम दिया था। अब देखो, प्रतिरोध आखिर होता क्या है? ठीक है। प्रतिरोध हम कहेंगे किसे? प्रतिरोध क्या चीज होती है वो चीज हमें देखनी है। देखो बच्चों, प्रतिरोध क्या होता है? कोई भी पदार्थ जिसमें धारा प्रवाह हो रहा है या जिसमें आवेश गति कर सकते हैं, उस पदार्थ में जो रुकावट उत्पन्न होती है, ऐसी रुकावट जो आवेशों को या आयनों को, ठीक है, क्योंकि धारा प्रवाह न कि इलेक्ट्रॉन या आवेश वाहकों के कारण प्रवाहित होता है, आयनों के कारण भी प्रवाहित हो सकता है, जैसा मैंने पाठ के शुरुआत में बताया था आप लोगों को। तो धारा प्रवाह जब होता है तो आयन या आवेश जब गति करते हैं तो उन गति करने के दौरान उनके रास्ते में जो बाधा उत्पन्न होती है, ऐसी बाधा जो उनकी गति का विरोध करे या उनकी गति में एक प्रकार का डिस्टरबेंस पैदा करे, एक प्रकार की रुकावट पैदा कर दे, वो गुण, पदार्थ का वो गुण प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है। ये गुण किसी बाहर से आपको नहीं लगाना पड़ता, बल्कि प्रत्येक पदार्थ में ऐसा गुण विद्यमान होता है। अब धारा, जैसे हम चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो जो भी चालक, जैसे हम लगभग सभी धातुओं को चालक में लेते हैं,
लगभग सभी धातुओं को चालक का उदाहरण समझते हैं। तो जो भी आप धातु लोगे, जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, जो भी धातु की बात करोगे, तो प्रत्येक धातु में धारा प्रवाह के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन जब वो उसमें प्रवाहित होते हैं तो उस पदार्थ के अंदर उन आयनों के बीच में बाधा उत्पन्न करने वाला कारक भी विद्यमान होता है। वो बाधा उत्पन्न करने वाला कारक या पदार्थ का वो गुण प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, पदार्थ का वह गुण क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, और तो मैं इसकी परिभाषा दूं तो ऐसे इसको परिभाषित कर सकता हूं कि पदार्थ का वह गुण द्रव्य, क्योंकि प्रतिरोध किसी पदार्थ का ही होगा, पदार्थ का वह गुण द्रव्य जो पदार्थ में धारा प्रवाह का विरोध करता है, या मैं ऐसा कह दूं बाधा उत्पन्न करता है, धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, उस गुण को प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है, उस गुण को क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। और प्रतिरोध पैदा करने के लिए जो युक्ति काम में ली जाती है वह युक्ति जिसकी सहायता से प्रवाहित धारा या धारा को नियंत्रित किया जाता है, प्रतिरोधक कहलाती है। अब देखो ध्यान देना थोड़ा सा आप लोग कि पदार्थ का वह गुण द्रव्य हो गया जो धारा प्रवाह का विरोध करता है, उस गुण को ही हम प्रतिरोध कहते हैं। और ये गुण या प्रत्येक पदार्थ में पाया जाएगा जिसमें धारा प्रवाह हो रहा है, जिसमें धारा प्रवाह के मार्ग में कोई ना कोई रुकावट जरूर मिलेगी, उसे ही हम प्रतिरोध कहेंगे, जिससे आयनों को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में हल्की सी बाधा महसूस हो। ठीक है, इस गुण के आधार पर ये जो युक्ति बनाई जाती है, अब ये युक्ति कोई मशीन नहीं है, कोई उपकरण नहीं है, बल्कि पदार्थ ही है, एक प्रकार से एक तार का टुकड़ा ही होता है ये प्रतिरोधक जिसे हम कहते हैं। ये प्रतिरोधक जो है, ये प्रतिरोधक जिसकी सहायता से हम धारा को नियंत्रित कर सकते हैं, प्रतिरोधक कहलाते हैं। और प्रतिरोधक का जो संकेत होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, ये प्रतिरोधक का संकेत होता है, इसके ऊपर आर लिखा होता है, आर उसके प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब जैसे मैं एक बात बताऊं, अमूमन हम क्या देखते हैं कि जैसे अपने घरों में जो कनेक्शन होता है उसमें हम तांबे के तार यूज में लेते हैं, तांबे के पतले पतले तार होते हैं, उन तारों से हम घरों के कनेक्शन करते हैं। जो फिटिंग हम देखते हैं इस फिटिंग के अंदर, तो घरों में इनमें कनेक्शन करते हैं। तो तांबे के तार के अंदर खुद का भी प्रतिरोध होता है, खुद का भी प्रतिरोध होता है उसके अंदर। ठीक है, कई बार क्या किया जाता है सर्किट के अंदर, सर्किट मतलब परिपथ, क्योंकि आपको पता है जब भी धारा प्रवाह की बात आएगी, देखिए बच्चों ध्यान से समझना, मैं आपको अपने हिसाब से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप इस चीज़ को उसी तरीके से समझने की कोशिश करना। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके ये भी कहते हैं कि सर, कई बच्चे तो ये बोलते हैं कि सर आप अपनी भाषा में पढ़ाओ जैसा हमें क्लास में पढ़ाते थे। कई बच्चे ये बोलते हैं कि सर नहीं, आप जैसे पढ़ाते हो वैसे पढ़ाओ। तो मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, आप उसी को समझने की कोशिश करना, आपको पसंद आएगा। देखो, जब धारा प्रवाह होता है किसी चालक के अंदर, पहली बात तो ये धारा प्रवाह के लिए आपको एक क्लोज सर्किट चाहिए। क्लोज सर्किट मतलब एक बंद परिपथ की आवश्यकता होती है। अगर धारा प्रवाह के लिए बंद परिपथ नहीं है तो करंट फॉलो नहीं होगा, धारा प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, अब क्या किया जाता है, कई बार कई ऐसे सर्किट, उसे विद्युत परिपथ कहते हैं हम। ठीक है, जैसे घरों में फिटिंग की जाती है तो फिटिंग करने के लिए एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड के अंदर पावर कनेक्शन आता है जिसमें करंट होता है,
और उस करंट के वायर से जैसे अपने रूम के अंदर पंखे, बल्ब, ट्यूबलाइट वगैरह जो भी हम कनेक्ट करते हैं, तो उस करंट वाले वायर से वो जो डिवाइस है जैसे बल्ब है, उस बल्ब को कनेक्ट किया जाता है, तो वो एक सर्किट बन गया। वो क्या बन गया? एक सर्किट। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, स्विच यानी जिसे हम जो अमूमन प्लास्टिक का होता है, देखा होगा आपने, स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो पंखा ऑन ऑफ हो जाता है, बल्ब ऑन ऑफ हो जाता है, तो वो स्विच भी परिपथ का ही एक हिस्सा होता है, उस सर्किट में ही लगा होता है। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं बल्ब ऑन हो जाता है, स्विच ऑफ करते हैं बल्ब ऑफ हो जाता है। ये सर्किट ही होते हैं सारे। तो कई बार क्या किया जाता है, इन सर्किट के अंदर धारा को कंट्रोल करने के लिए, धारा को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कुछ अन्य पदार्थ के तार लगा दिए जाते हैं, अन्य पदार्थों से बने हुए तार। वो पदार्थ भी चालक ही होंगे, लेकिन ऐसे पदार्थ होंगे वो जिनमें धारा प्रवाह का विरोध करने का गुण थोड़ा ज्यादा होगा। ध्यान से समझना, वो पदार्थों का गुणधर्म जो धारा प्रवाह का विरोध करता है, उस गुणधर्म को तो प्रतिरोध कहते हैं। उस गुणधर्म को तो क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहलाता है वो गुणधर्म उसका। और जो आप तार का जो टुकड़ा लगाते हो ना, वो एक प्रकार की डिवाइस हो गई, युक्ति हो गई। एक तार ही होता है प्रतिरोध। उस तार के टुकड़े की सहायता से आप धारा को कंट्रोल करते हो, उसे प्रतिरोधक कहते हैं। ये उसका सिंबल होता है, संकेत जिसे हम कहते हैं। बात समझ में आई आप लोगों को? बात समझ में आ रही होगी। ये प्रतिरोध के टुकड़े ही लगाए जाते हैं जिससे हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप लैब में जाओगे, लेबोरेटरी की जो क्लासें होगी, जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर बैठते हो, तो कुछ समय पहले आप लोगों को स्कूल में आप लोगों को प्रैक्टिकल बेस की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, तो इस साल थोड़ी अव्यवस्था ही चल रही है लगातार। आपको पता है जिस कंडीशन से हमारा देश गुजर रहा है, उसके दौरान ऐसा संभव नहीं हो पाया काफ़ी स्कूलों के अंदर। अदरवाइज बच्चों को कक्षा 11 के दौरान ही इस प्रकार की ये क्लासें अटेम्प्ट करवाई जाती है। ठीक है, ताकि उनका पूरा प्रैक्टिस हो जाए, उनका पूरा अभ्यास हो जाए, और वो जब कक्षा 12 में प्रवेश करते हैं तब उनको ये चीज़ें बहुत फायदेमंद भी रहती है। तो ये चीज़ें लैब में भी आपको देखने को मिलेगी बच्चों। तो लैब में आप लोगों को कुछ वायर मिलेंगे, अलग वायर का एक प्रकार से आपको एक बंडल मिलता है। उस बंडल का नाम, उसे हम प्रतिरोध तार ही कहते हैं। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध कौन सा है, तो जो वायर है, कोई तार है, वही प्रतिरोध है। ठीक है, और मैंने कह रहा ना, जो तार है वही आर है। ठीक है, जो तार है वही आर है, तो प्रतिरोध वही चीज होती है। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान देना थोड़े से, ये जो प्रतिरोध होते हैं ना, ये प्रतिरोध मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किए जाते हैं। प्रतिरोध मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। आप नोट्स बना लेना साथ साथ, दो प्रकार के होते हैं। अब ध्यान देना थोड़ा सा आप लोग, प्रतिरोध मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को। धारा प्रवाह के मार्ग में विरोध उत्पन्न करने वाला गुण प्रतिरोध कहलाता है, और जो युक्ति धारा को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए काम में ली जाती है, उसे प्रतिरोधक कहते हैं। प्रतिरोध का संकेत मैंने आपको बता दिया है। और प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के होते हैं बेटा। देखो अब ये दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, आप थोड़ा तसल्ली से समझना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही मतलब एकदम आसान, और परीक्षा के अंदर इसमें से क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, आप पुराने पेपर उठाकर देखो, आपको बोर्ड एग्जाम में इस पर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिला होगा। ठीक है, और जैसा मैं बता रहा हूं वो चीज सही है, जो पर्सन भी आते हैं इसमें से, ये दो प्रकार के होते हैं। देखो मैं इनको दोनों को एक प्रकार से अंतर रूप में बता रहा हूं। पहले जो प्रतिरोध होते हैं उन्हें कहते हैं तार आबद्ध प्रतिरोध, और दूसरे जो प्रतिरोध होते हैं बच्चों उन्हें कहते हैं कार्बन प्रतिरोध। आप नोट्स बनाते रहना बेटा, साथ साथ नोट्स बनाओगे तो आपको ये चीजें आसान लगेगी। ठीक है, और जैसा मैं कहता हूं आप लोगों से कि आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। स्क्रीनशॉट लेने से नोट्स बनाने में आसानी होती है। ठीक है, तो अब ध्यान देना थोड़ा सा आप लोग। तार आबद्ध प्रतिरोध, और दूसरा टाइप क्या होते हैं? कार्बन प्रतिरोध, जिसे हम कहते हैं। देखो थोड़ा सा मैं ये बात बताऊंगा आपको कि जो तार आबद्ध प्रतिरोध होते हैं, तार आबद्ध जो प्रतिरोध होते हैं,
वो प्रतिरोध मिश्र धातु के बने होते हैं। ठीक है, मैं इनका थोड़ा आपको विश्लेषण बता रहा हूं, आप ध्यान से समझना इसको। तार आबद्ध प्रतिरोध मिश्र धातु के बने होते हैं। और मिश्र धातु में कौन कौन सी जैसे मुख्य मैं नाम लूंगा, यूरेका, याद रखना ये चीज, यूरेका, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम, ये मिश्र धातुओं के ये तार आबद्ध प्रतिरोध बनाए जाते हैं। तार आबद्ध प्रतिरोध मिश्र धातु के बने होते हैं और ये मिश्र धातु हैं जो अमूमन अच्छी चालक के रूप में काम में ली जा सकती है। इन मिश्र धातुओं को इनके रूप में बनाया जाता है। ठीक है। नंबर 2 बात, मिश्र धातु काम में होने की वजह से ये थोड़ी कॉस्टली, अगर कीमत की बात करें तो महंगे होते हैं। ठीक है, या मैं ऐसे कह दूं कि इनकी जो कीमत है वो ज्यादा होती है। यानी अगर रेट की बात करें, मार्केट से अगर इनको खरीदें तो थोड़े महंगे मिलते हैं अपने को, तो कीमत इनकी ज्यादा होती है। मिश्र धातु हो गए ना, मिश्र धातु होने की वजह से कीमत ज्यादा हो गई। ठीक है। और नंबर 3 बात इनकी ये है कि उच्च मान के प्रतिरोध नहीं हो सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो तार आबद्ध प्रतिरोध है, दिखाई दे रहा होगा आपको, कई बार टेक्निकल मिस्टेक हो जाती है, कहीं कैमरा सेटिंग में भी प्रॉब्लम हो जाती है तो बोर्ड के ऊपर नीचे की साइज नहीं दिखाई दे पाती है। कई बार आवाज, कुछ बच्चों ने ये भी कहा कि सर आवाज साफ नहीं आ रही है, वीडियो क्वालिटी साफ नहीं आ रही है, तो वो चीज़ें मैं लगातार आपको बताता हूँ और मैं बीच में ये बात आ गई तो मैं बता देता हूँ। आवाज़ साफ नहीं आती उसके भी हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लियर करने की कोशिश करें, ज़्यादा तेज़ बोलने की कोशिश करें ताकि आपको समझ में आए। और वीडियो क्वालिटी, हमारा ही प्रयास है बच्चों कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा काम करें। वीडियो क्वालिटी के लिए मैं आपको एक ऑप्शन जरूर बता देना चाहूँगा, वो आप जरूर सुने। आप जब जैसे वीडियो देखते हो तो साइड में इस प्रकार के 3 आपको बिंदु दिखाई देते हैं, वहां पर जाकर आप अपने वीडियो की क्वालिटी चेंज कर लीजिए। क्वालिटी आप चेंज करोगे तो लगभग 480 पिक्सल, 360, 480 पर अगर आप क्लिक कर दोगे वीडियो क्वालिटी तो एकदम क्लियर चलेगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान है। तो देखो ये चीज आप करके देखना, आपको समझ में भी आएगा और ये चीजें आपको एकदम क्लियर भी दिखाई देगी। तो तार आबद्ध प्रतिरोध की बात चल रही है, किसके बने होंगे? ये मिश्र धातु के बने होंगे। यूरेका, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन और नाइक्रोम जैसे मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। कीमत ज्यादा होती है इनकी, मतलब कॉस्टली थोड़े ज्यादा होते हैं ये, और उच्च मान के प्रतिरोध नहीं हो सकते। अगर हम इनको हाई रेजिस्टेंस बनाना चाहें, प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो इनको अगर उच्च मान का प्रतिरोध बनाना चाहते हैं, जैसे 1000, 5000, 10000 ओम के प्रतिरोध बनाना चाहें, प्रतिरोध का मात्रक तो पढ़ा ही हमने, मैं पहले बता चुका हूं आपको, अब तो शायद ये चीज नई नहीं होनी चाहिए आप लोगों के लिए। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो इसलिए मैं नाम बोला है, इसलिए मुझे याद आया, पहले मैं बता भी चुका हूं, ये चीज आपको नोट भी करवा चुका हूं। तो उच्च मान के प्रतिरोध इनको नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, लेकिन इनकी एक बड़ी विशेषता और होती है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। वो विशेषता मैं आप लोगों को इसी में नोट करवाना चाहूंगा कि ये जो तार आबद्ध प्रतिरोध है, ठीक है, इन तार आबद्ध प्रतिरोध की एक विशेषता ये होती है बेटा कि ये इनका प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। ठीक है, प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। फिलहाल यहाँ पर नीचे जगह नहीं है, इसलिए मैं आपको बोलकर बताता हूं आप लोगों को, और इसके बारे में आगे डिटेल भी कराऊंगा। जो तार आबद्ध प्रतिरोध है, यहां नोट करता हूं मैं, तार आबद्ध प्रतिरोध के बारे में कहूं तो इनका प्रतिरोध ताप गुणांक, ये शब्द एक बार आप याद करना है इसको। ठीक है, ये शब्द एक बार आप लोग याद करना, इसके बारे में फुल डिटेल में आगे किसी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में पक्का कराऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है ये। प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है इन प्रतिरोध का, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है तार आबद्ध प्रतिरोध की।
ठीक है। प्रतिरोध ताप गुणांक कम होने का मतलब हो गया कि अगर तार में धारा प्रवाहित होगी तो तार गर्म होगा, गर्म होने से प्रतिरोध में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। प्रतिरोध ताप गुणांक कम होने का मतलब ही है ताप के साथ प्रतिरोध में ज्यादा परिवर्तन नहीं होना। इस वजह से लैब में सबसे ज्यादा, प्रयोगशाला में, फिजिक्स की प्रयोगशाला में सबसे ज्यादा तार आबद्ध प्रतिरोध प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है। अब बात करता हूं मैं कार्बन प्रतिरोध की। देखो बेटा, ये कार्बन के बने होते हैं, नाम से पता चल रहा है किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। और कार्बन आपको पता है, कार्बन के बने होने की वजह से ये सस्ते भी होते हैं। ठीक है, सस्ते होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। इस पर क्वेश्चन आता है बहुत बार बोर्ड एग्जाम में। सस्ते होते हैं और सबसे बड़ी ये विशेषता, उच्च मान के प्रयुक्त हो सकते हैं। उच्च मान के प्रतिरोध, उच्च मान के प्रतिरोध बना सकते हैं कार्बन प्रतिरोध की सहायता से। अब इसमें होता क्या है वो मैं आगे डिटेल करवाऊंगा, इस पर एक फुल वीडियो मैं आपको दूंगा। ठीक है, पूरा वीडियो मैं इस पे शूट करूंगा कार्बन प्रतिरोध के ऊपर, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कार्बन के बने होते हैं, ये सस्ते होते हैं, कीमत बहुत ही कम होती है, हल्के आते हैं, छोटे छोटे आते हैं, और मतलब ये मान के चलो 2-4-5 रुपए के आ जाते हैं आराम से, और उच्च मान के प्रतिरोध बना सकते हैं। सबसे बड़ी विशेषता बच्चों इनकी उच्च मान, यानी अगर अपने को ज्यादा हाई रेजिस्टेंस कहीं काम में लेना है, बड़ा प्रतिरोध, तो तार आबद्ध से काम नहीं चलेगा, क्योंकि तार आबद्ध की एक समस्या है। अगर आप उच्च मान का प्रतिरोध बनाओगे ना तार आबद्ध से, तो आपको बहुत ज्यादा मात्रा में तार लेना पड़ेगा। बहुत ज्यादा मात्रा में तार लोगे, और बहुत ज्यादा तार जब इकट्ठा हो जाएगा तो उसको रखने में, उसको सेट करने में असुविधा होती है। इसलिए तार आबद्ध प्रतिरोध का ये जो इनका जो उपयोग है वो डिवाइस में बहुत ही कम किया जाता है। लैब में खुले रूप में इनका उपयोग होता है, जबकि डिवाइस के अंदर जो प्रतिरोध काम में लिया जाता है वो कार्बन प्रतिरोध होते हैं, क्योंकि इनको उच्च मान के बनाए जा सकते हैं, कीमत में सस्ते होते हैं, हल्के होते हैं। ये और बताता हूं आपको, हल्के होते हैं और छोटे छोटे होते हैं, हल्के होते हैं और छोटे होते हैं, आसानी से इधर उधर रख सकते हो। छोटा सा तार होता है, बिल्कुल एकदम सिंपल सा, वो कहलाता है कार्बन प्रतिरोध, और तार आबद्ध प्रतिरोध क्या होता है ये मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। तो बच्चों, आज की इस क्लास में, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाता है और फिजिक्स की क्लासें आपको पता है जब चलनी शुरू हो जाती है तो जैसे इंटरेस्ट बनता है तो चलती रहती है लगातार। तो आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आज के इस वीडियो में मैं आपको इतना ही करवाऊंगा जिसमें आपने प्रतिरोध और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा। 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं यहीं से दोबारा ये चर्चा शुरू करूंगा, यहीं से, ठीक है, क्योंकि इससे संबंध में बहुत अच्छी अच्छी बातें अपने को और ज्यादा पढ़नी है, और मुझे भी आप लोगों को काफी बातें इसके संबंध में बतानी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें पसंद आएगी। तो प्लीज मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि अपने इस चैनल को, फिजिक्स टूल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए आप लोग अपने दोस्तों में और अपने सहपाठियों में, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि पूरे जो भी मेरे स्टूडेंट हैं वो भी लगातार अभी इस चैनल से जुड़े नहीं हैं, उनको पता भी नहीं है। तो आप प्लीज़, जो भी बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, वो आप इन बच्चों को इस संबंध में, इस चैनल के संबंध में जानकारी दें और उनको इस चैनल से सब्सक्राइब करवा कर जोड़ें, ताकि आपको लगातार वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और हमारा उत्साह लगातार बना रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।